तो यहाँ पे जो एयर आई है, हमने ब्रीद इन की है, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है कम। कितना? कुछ वॉल्यूम ऐसी होती है जो स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। वो स्पायरोमीटर के अंदर मेजर नहीं होती, ठीक है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इसके साथ कुछ कैपेसिटीज आती हैं, आपने सुना होगा कैपेसिटीज। तो कैपेसिटी देखो कितना इजी है, याद करो HCO3 माइनस RBC से बाहर जाता है, तो आयन बैलेंस करने के लिए क्लोराइड अंदर आता है, जिसको हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रचंड सीरीज। बेटा आप सभी के कमेंट्स हम लोगों ने पढ़े, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, ठीक है। और ऐसे ही बेटा हम लोग कोशिश करते रहेंगे आप लोगों के लिए ये सब क्वेश्चंस लेके आए, ठीक है। तो आज मैम लेके आई हैं आपके लिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। मैं कमेंट पढ़ रही थी कि रानी मुखर्जी जैसी आवाज है, तो बेटा वो मेरे को नहीं पता, बट हाँ सुप्रिया मैम की आवाज में प्रस्तुत करते हैं बेटा आपके लिए, है ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के PYQs, ठीक है। हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश है कि हम और भी ज्यादा चीजें आपके लिए कर सके, और आप हमें ये भी बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और किस तरीके से हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन, जो कि रहने वाला है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो जैसे कि आप लोग तैयारी करके बैठे होंगे बेटा, तो देवियों और सज्जनों, उसी की तैयारी के साथ मैम प्रस्तुत करती हैं आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। और हमेशा की तरह आप लोगों को वैसे ही करना है, पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद मैम इसका आंसर देंगी, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के स्टेप्स बताने हैं आपको, और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले तो खुद से करेंगे सॉल्व, ठीक है। सभी बच्चे पहले खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मैम कराएंगी। तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बस स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। याद आ रहा होगा कुछ कुछ बेटा, है ना। एल्वियोलर मेम्ब्रेन, इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ब्लड कैपिलरी, किस तरीके से डिफ्यूजन हो रहा था। चलिए देखते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, transport of gases by the blood, pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide air, alveolar air is released out। हाँ जी, सबसे पहले तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले आपके वेंटिलेशन होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पहले तो सांस लोगे ना, ठीक है। हाँ जी भाई, सांस ले ली और एयर आ गई आपके एल्वेलाई में। एल्वेलाई के बाद क्या होगा बेटा, अब यहां से आपको पता होगा बच्चा, गैसेस हमेशा अपने हायर प्रेशर से अपने लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है ना, लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। हाँ जी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर आई है, हमने ब्रीद इन की है, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है कम। कितना? 104 इधर होता है, ठीक है, और यहाँ 95 होता है। तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी, तो 104 से 95 की तरफ, यानी इधर की तरफ मूव करेगी। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ ज्यादा होता है, यहाँ कम, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ठीक है जी। तो दूसरा स्टेप हो गया आपका, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ठीक है जी। फिर इसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब ये ब्लड जो है लेके जाएगा बॉडी पार्ट्स तक, है ना, या हम बोल दें टिश्यूज तक लेके जाएगा, ठीक है जी। अब टिश्यूज में गैसेस एक्सचेंज होगा, है ना, टिश्यूज में गैसेस एक्सचेंज होगा, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड हो गया बच्चा यहाँ, ठीक है, नंबर 3। फिर इसके बाद डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, अब की बात टिश्यू में होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। एंड इसके बाद कौन सा बचा, हाँ, यूटिलाइजेशन ऑफ एल्वियोलाई, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा कौन सा बच रहा है, 1 2 3 4 हो गया ना। अच्छा, लास्ट 5 तो यही है, फिर तो बस यही होगा, है ना। देखो क्या होता है, सिंपल भाषा में समझे इस तरीके से, है ना। देखो यहाँ हो गई आपकी एल्वियोलाई,
यहाँ हो गई आपके टिश्यूज, बॉडी के टिश्यूज, है ना जी। तो देखो ब्लड इस डायरेक्शन में ही तो फ्लो करता है आपका, है ना, जिसमें कि हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। पहले एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहाँ, हार्ट के पास, इस तरीके से। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाएगा, यहाँ पे फिर से गैसेस एक्सचेंज होगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन आई थी वो टिश्यू के पास जाएगी, टिश्यू ने जो अपने रेस्पिरेशन करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट बनाई थी उसको वापस से ब्लड में भेज देगा। ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है, और फिर कहाँ जाएगा, आपका राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से एल्वियोलाई में जाएगा। तो यहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ना, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन जो थी वो वापस से ब्लड में आ जाएगी। तो यहाँ ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ भी कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ भी कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, है ना, डबल सर्कुलेशन जो हम पढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। इसी तरीके से ये मूव करेगी। चलिए, तो एक बार देखो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, एक बार यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, सॉरी, एक बार यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है और एक बार यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और पहले अपना ऑप्शन तो देख लें। हाँ जी, पहला नंबर 1 पे आ जाएगा आपका डी, फिर नंबर 2 पे आ जाएगा आपका ए, फिर नंबर 3 पे आ जाएगा आपका सी, नंबर 4 पे आ जाएगा आपका बी, और फिर नंबर 5 पे आ जाएगा आपका ई, डी ए सी बी ई। लो जी, बधाई हो, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। मिलते हैं आप लोगों को +4। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर, अरे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, एक बार रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्विकली देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, है ना, एक अच्छा सा सिंपल सा मेथड देखते हैं, फिर आपको चीजें याद रहेंगी, है ना। चलिए जी, 1 2 3 4। अब आपको ना ऐसे इससे चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे सेम इधर भी होगा। मैं एक तरफ से समझा देती हूँ आपको क्विकली, है ना। जो आप नॉर्मल एयर जो ले रहे हो, है ना, नॉर्मल एट रेस्ट जो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। जब आप फोर्स इंस्पिरेशन ले रहे हो, बहुत सांस भर के, है ना, बहुत ज्यादा भर के इंस्पायर कर रहे हो, तो जो नॉर्मल रेस्ट पे ले रहे हो वो तो लोगे ही, प्लस एड ऑन भी लोगे, ठीक है, एड ऑन एयर भी ले रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि रिजर्व में है, ठीक है जी। तो ये हमारी IRV हो गई। ऐसी जब हम फोर्स एक्सपायरेशन करेंगे, अब नॉर्मल के अंदर तो टीबी हो रहा है ना, टाइडल वॉल्यूम आ रहा है जा रहा है, लेकिन जब हम फोर्स एक्सपायरेशन करेंगे तो क्या होगा, ये जाएगा पहले और इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जाएगा, ठीक है। अब लंग्स के अंदर जो लास्ट में बची रह जाती है वो होती है आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। आपको नाम तो पता चल रहा होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये लंग्स के अंदर बची रहेगी, जिसकी वजह से लंग्स जो है कोलैप्स नहीं करता, ठीक है बच्चा। अब ये वॉल्यूम्स जो होती हैं किससे मेजर होती है बच्चा, ये मेजर होती है स्पायरोमीटर से, ठीक है, स्पायरोमीटर से। तो स्पायरोमीटर का एक बार ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा है वो तो हो गया आपका क्या, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। जब हम फोर्स इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरीके से जब हम फोर्स एक्सपायरेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इस ग्राफ को ऐसे बनाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन इसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऐसी होती है जो स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, वो स्पायरोमीटर के अंदर मेजर नहीं होती, ठीक है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इसके साथ कुछ कैपेसिटीज आती हैं, आपने सुना होगा कैपेसिटीज। तो कैपेसिटी देखो कितना इजी है, IRV, TV और ERV ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाइटल कैपेसिटी, ये तीनों मतलब, है ना, IRV, TV और ERV मिलके क्या बना रही है, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, कैपेसिटीज लिख लेते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी हो गया बच्चा IRV, चलो वाइटल कैपेसिटी तो लिख ही दिया हमने, इससे पहले सिंपल वाला लिख लेते हैं। इंस्पायरेटरी
कैपेसिटी, वो हो गया आपका IRV प्लस TV, ठीक है। इसी तरह से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया, ERV प्लस TV। वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, इन तीनों का सम, IRV प्लस TV प्लस ERV, ठीक है। और एक और आते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। वो क्या होती है बेटा आपके, ERV प्लस RV, ये नीचे वाली ERV प्लस RV, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब अगर हम बात करें टोटल लंग कैपेसिटी की, टोटल लंग कैपेसिटी, तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, चारों को प्लस कर दो, IRV प्लस TV प्लस ERV और प्लस लास्ट में RV, ठीक है। ये तीनों क्या हो गए, वाइटल कैपेसिटी प्लस RV। ऐसे भी लिख सकते हैं हम बच्चा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब जहां पे भी रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है ना, वो स्पायरोमीटर के अंदर मेजर नहीं होगा, तो क्या मैं बोल सकती हूँ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी स्पायरोमीटर में मेजर नहीं होगी और आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है ना, इसलिए, ठीक है जी। अब देखो, अब आप इसके ये मैचिंग वाला क्वेश्चन करो, फटाफट से एक बार मैचिंग वाला क्वेश्चन कर लो। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी अभी अभी पढ़ा है बच्चा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो क्या होगा, TV प्लस ERV, हम देख लेते हैं, TV प्लस ERV, ये रहा, ठीक है जी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगा, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, अभी मैंने आपको बताया है। वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, ऊपर वाले तीनों प्लस कर देंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको हमें अपने फॉर्मेट के तरह लिख लेते हैं। ए के सामने आ गया बच्चा आपका 2, बी के सामने आ गया आपका 4, सी के सामने आ गया आपका फर्स्ट और आपका डी के सामने आ गया आपका थर्ड, ठीक है। 2 4 1 3, नेक्स्ट स्लाइड में है ऑप्शंस, देख लेते हैं। 2 1 4 3, ये रहा, ठीक है। सो दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगेन देखो वॉल्यूम से कितना क्वेश्चन आता है ना, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब तुम याद कर लो, वाइटल कैपेसिटी ऊपर वाले तीनों लंग, अगर जैसे तुम उस वाले चार्ट के थ्रू बना लोगे ना तो दिमाग में याद हो जाएगा। ऐसा लंग बना के 4 वॉल्यूम बना लो, बस फिर फटाफट से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, वाइटल कैपेसिटी में क्या था, IRV TV ERV, इनको प्लस कर दिया था, ये तीनों मिला के क्या बन रहे थे, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। IRV TV ERV, लो जी, पहला क्वेश्चन क्या हो गया अपना, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम जितने भी बच्चों का ये क्वेश्चन सही है उनको मिलते हैं +4, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। Which of the following statements are correct? हमें सबसे पहले तो करेक्ट करना है ना, करेक्ट वाले को सर्कल कर लो, गलती ना हो जाए। विद रिस्पेक्ट टू द वाइटल कैपेसिटी, हाँ जी, अभी पढ़ा है वाइटल कैपेसिटी, ऊपर वाली तीनों वॉल्यूम्स को ऐड कर दो, ठीक है। इट इंक्लूड्स ERV TV एंड IRV, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, नहीं फोर्स्ड। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, सही बात है। जितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन जो है ब्रीथ इन कर पाएगा आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायर, मतलब जोर से सांस छोड़ने के बाद जितनी मैक्सिमम एयर वो ले पाएगा, वो क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। अब इट इंक्लूड्स RV तो आएगा ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन, है ना। देखो अब इसका ही उल्टा, फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद जितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन ब्रीथ आउट कर सकता है उसी को हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। तो दोनों बात सही है, दोनों ही NCERT के एग्जैक्ट लाइन है, ठीक है जी। तो वाइटल कैपेसिटी के लिए कौन कौन सा करेक्ट हो गया, ए अपना करेक्ट हो गया, ठीक है, ए हो गया, AG, ठीक है जी, AC और आपका E, एस है ना, एस एंजाइम होता है, पढ़ते हैं हम।
ACE, A एंड E नहीं, ACD नहीं, ADE नहीं, ACE रास मैकेनिज्म में है ना, रास मैकेनिज्म में एस एंजाइम आता है। चलिए लंग से, तो बधाई हो बच्चों, आपको मिलते हैं +4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वैसा ही क्वेश्चन। अभी देखो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके वॉल्यूम से, है ना, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब वो वाला लंग्स वाला डायग्राम जो आप याद कर सकते हो बच्चा, ठीक है। द टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration। इसके अंदर क्या आएगा, टोटल लंग कैपेसिटी, सारी चारों प्लस कर दो, सबसे ऊपर वाली IRV, फिर टाइडल वॉल्यूम, फिर उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर RV। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये तीनों मिला के क्या बन गई, वाइटल कैपेसिटी प्लस RV। दोनों ही फॉर्मूलाज जो है सही है ना, दोनों ही वॉल्यूम्स को हम प्लस करके लिख सकते हैं। तो टोटल लंग कैपेसिटी हमें बताना है, RV, ERV, IC, EC, RV, ERV, VC, FRC, RV, ERV, TV और IV, RV, IC, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा, देखो 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 देखो, यहीं पे आ जाएगा, आप यहां देख सकते हो, रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया, ERV आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया, IRV आ गया। अरे ये रहा, क्यों कैपेसिटीज में जाना, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो कितना सिंपल है, या तो यहां से निकाल लो, अगर ऐसा भी हो सकता है कई बार ऑप्शन में VC और RV भी आ जाता है, तो आप वहां से भी निकाल सकते हो। तो बधाई हो बच्चों, ये रहा बिल्कुल सही, आपको मिलते हैं +4। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और अब की बार वॉल्यूम्स भी पूछे गए हैं, वॉल्यूम्स भी पूछे गए हैं, तो वॉल्यूम्स का डेटा भी आपको याद रखना है। लेट्स सी कितने बच्चे इसको सही करते हैं। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml, है ना, और 1000 ml respectively. What will be the expiatory capacity if the residual volume is 1200, है ना। अब वो तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो डेटा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजिंग डेटा है। आपसे पूछा क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो हमारे बच्चे इतने होशियार हैं कि उन्हें पता है एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम के साथ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दो बस, दोनों ही डेटा ऊपर दिया है। टाइडल वॉल्यूम का दिया है 500, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का दिया हुआ है 1000, तो आपका आंसर आ गया 1500, है ना। देखो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो आपको होना नहीं है बच्चा, तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1500 ml, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बधाई हो बच्चा, आपको मिलते हैं +4 अगर सही है। बहुत सारे मैथ्स लगाने लग गए होंगे इसमें ना, RV को जोड़ रहे होंगे, ठीक है जी, तो उसकी जरूरत नहीं है बच्चों। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस बार आया है डेटा, ठीक है। डेटा आपको याद होना चाहिए बच्चों, डेटा याद होना चाहिए। टाइडल वॉल्यूम लगभग होता है आपका 500 से 550 ml तक का, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है आपकी लगभग 2500 से 3000 ml, है ना। जो भी NCERT में बच्चा डेटा दिया गया है वो तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो गया आपका 1000 से लेके 1100 ml का, और रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया आपका 1000 से लेके 1200 ml का, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ए के सामने आ गया बच्चा 3, बी के सामने आ गया 1, सी के सामने आ गया 4, और डी के सामने आ गया आपका 2, ठीक है। 3 1 4 2, 3 2 1 4, 3 1 4 2। चलिए जी बधाई हो, है ना, बधाई हो, आपको मिलते हैं +4, ठीक है। इस चीज की बधाई है बेटा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर अभी अभी हमने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है। लेट्स सी कितने बच्चे इसको सही करेंगे। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, है ना।
दे डू नॉट कोलैप्स, चिपकते नहीं हैं इवन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। ऐसा क्या राज है इसका? मैम ने अभी अभी क्लास में थोड़ी देर पहले भी कुछ बोला था, ठीक है। एक ऐसा अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स के अंदर रहता है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जिसकी वजह से एल्वेओलाई चिपकती नहीं है। कौन सा वॉल्यूम था बच्चा? लंग्स में अभी मैंने आपको जो बना के दिखाया था, इधर IRV था, इधर टाइडल वॉल्यूम था, इधर ERV था। फिर मैंने ऐसा बोला था कि ऐसा एक वॉल्यूम होता है जिसमें, जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिससे एल्वेओलाई चिपकती नहीं है। एल्वेओलाई चिपक गई तो फिर क्या होगा? और एल्वेओलाई क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, वहीं से तो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। अगर वो चिपक गई तो हो जाएगा राम नाम सत्य, है ना। तो फिर जी ये होगी आपके रेजिडुअल वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बधाई हो बच्चा लोगों, है ना, आपको मिलते हैं +4। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा समझ के ध्यान से करेंगे, यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, और याद भी सिर्फ 2 ही चीजें करनी है, बाकी वाइस वर्सा करके आंसर निकल जाएगा, ठीक है जी। चलिए एक बार सभी बच्चे पहले खुद से सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे पहले खुद से सॉल्व करेंगे। बहुत ही छोटू सा सवाल आया है, हल्का सा सवाल आया है, बहुत ही सस्ता टिकाऊ, है ना, टाइम सेविंग वाला क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन? अच्छा बच्चों, ये आप सभी को पता होगा ना, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो आपके RBC के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, है ना। ये पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। ऐसे ही एक रफ बना रहे हैं, चलिए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन होता है, अब आपको पता होगा ना, हीमोग्लोबिन में बच्चा, हीमोग्लोबिन में नाम से ही पता चल रहा है हीमोग्लोबिन, इसमें एक हीम ग्रुप होता है, एक ग्लोबिन ग्रुप होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है ना बच्चा, वो हीम ग्रुप से जुड़ता है, ठीक है, और ग्लोबिन वाले पार्ट से जुड़ता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और हीम से जुड़ता है ऑक्सीजन, और ग्लोबिन से जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की भी बाइंडिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इससे 250 टाइम्स ज्यादा होती है। तो ये वो भी कहाँ जुड़ता है? वो भी यही जुड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी वहीं जुड़ता है जो ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी हीम ग्रुप में। और एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया तो वो ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देता, है ना, ऑक्सीजन की बाइंडिंग को खराब कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो होता है ना तो वो आ पाती है ना रिलीज हो पाती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, ठीक है जी। चलिए, तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन में ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जो बनता है ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जी? आप बच्चा लोगों 2 याद कर लो, है ना, 2 याद कर लो, बाकी उल्टा कर देना, बहुत प्यार से आंसर आ जाएगा। जब भी आपको ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जोड़ना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ा दो और पीएच को बढ़ा दो, बस आपको ये याद रखना है। आप बच्चे बहुत स्मार्ट हो, आपको पता होगा पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन, H+ बढ़ता है तो पीएच कम होता है ना। अब देखो तुम कितने प्यार से आंसर लगा दोगे। अगर हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो H+ कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पता ही है कम होगा। तो ये कंडीशन जो है वो फेवरेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, ठीक है जी। तो हमसे यही पूछा है। अब देखो पहला क्या बोल रहा है? लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है, लेकिन हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन गलत बात है, ये नहीं होगा। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाई टेम्परेचर नहीं होगा, हाई टेम्परेचर नहीं रखना, ठीक है। हाई CO2 तो रखना ही नहीं है, हाई PO2 होगा और लेस H+ कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये बात बिल्कुल पते की बात बोली है ना, बिल्कुल सही बात बोली है, सटीक बात बोली है, ठीक है जी। तो इसी के साथ बधाई हो बच्चा लोगों, आपको मिलते हैं +4, ठीक है जी। ईमानदारी से अपना अपना स्कोर लिखेंगे। लेट्स सी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। लेट्स सी बच्चे अब की बार गलती करते हैं कि नहीं, वापस से 2021 में आ गया है,
चलिए जी, अब की बार खुद से सॉल्व करेंगे, अब की बार खुद से सॉल्व करेंगे बच्चा। वही है, बस वही है, ठीक है। अब की बार और सारी चीजें पूछ ली, हमें क्या, हमें तो पता है, हम तो कर देंगे आंसर। हाँ जी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कराना है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम हवन करेंगे, है ना, हवन नहीं करेंगे बेटा, हम लिखेंगे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, पीएच ज्यादा होना चाहिए। अब इसका उल्टा लिखने लग जाओ, पीएच, ठीक है जी, पीएच ज्यादा होना चाहिए, H+ कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। चलिए जी, अब ढूंढ लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लो तो नहीं होगा, तो गलत बात है, ठीक है, यहाँ पे भी गलत बात है। चलो अब इन दोनों में से देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए, CO2 का हाई क्यों करना है जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, H+ भी कम होना चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बधाई हो, बधाई हो, आपको मिलते हैं +4। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर, और अब की बार आया है डेटा, ठीक है, एनसीईआरटी से आया हुआ है बेटा ये डेटा, ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी की ना कोई भी चीज बच्चा छोड़नी नहीं है। चलो डेटा भी सब याद रखना है आपको, वॉल्यूम्स भी सारे याद रखने हैं आपको, प्रेशर्स भी याद रखने हैं, ठीक है। आपको एक हिंट देती हूँ ना, चलो नो हिंट, सॉल्व करो। क्यों देना हिंट, प्रैक्टिस करके बैठे हो तुम लोग। चलो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई, है ना। अगर वो पिक्चर मेरे पास होते तो हिंट दे दी थी, पिक्चर ही नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने हिंट के लिए मना कर दिया तुम्हें। चलो जी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई, हम, है ना। अब आपको ना ये दोनों डेटा यहाँ का याद रखना है, ठीक है, आपको एल्वियोलाई का भी याद रखना है बच्चा, और आपको टिश्यू का भी याद रखना है। बट अभी आपसे एल्वियोलाई का पूछा है, तो आपको एल्वियोलाई का याद होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका 40 mmHg, है ना। तभी तो यहाँ पे ऐसे हो रहा था, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 90 या 95, ठीक है, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था आपका 45। तो हाई से लो, यानी ऑक्सीजन तो ब्लड में आ जाएगी, ब्लड को बना देगी ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और फिर बाहर निकल जाएगा। तो हमसे एल्वियोलाई का पूछा है, पहले पूछा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 40 नहीं है, 95 नहीं है, 159 भी नहीं है, 104 है और 40 है। लो जी, है ना, कितना प्यारा क्वेश्चन आया है ना। बस डेटा याद है तो कितना कितना ही टाइम लगेगा, बच्चे कितना फटाफट से ना 104 ढूंढेंगे और आंसर, है ना, 104 और 40। दूसरा भी देखना जरूरी है, कभी पहले ही देख के निकल लो, है ना। कई बार क्या होता है ना, दूसरा वाला 104 आ गया, दूसरे में 40-45 हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए जी, मिलते हैं +4 आपको, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चा। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर, अब की बार आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सभी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़े बच्चा, उसके बाद करेक्ट आंसर मार्क करें, ठीक है जी। चलिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। और देखो वही चीजें रिपीट हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, है ना, उसी से ही हम लोग आंसर निकालेंगे। अभी भी वही वाली चीजें हमारे को रिपीट करनी है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, है ना, जो चीजें जरूरत हो रही थी वही से आ जाओ, वापस से लिखते हैं। क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए जी, हाई होना चाहिए। पीएच कैसा होना चाहिए जी, हाई होना चाहिए। अब इसको उल्टा कर देता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होना चाहिए जी, लो होना चाहिए। अब पीएच ज्यादा है तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होनी चाहिए जी, कम होनी चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए जी, कम होना चाहिए। हाँ जी, अब लिख लेते हैं, अब ढूंढ लेते हैं अपना करेक्ट स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। दोनों का अलग अलग है, मैंने बताया था ना, वो हीम से जुड़ता है, वो ग्लोबिन से जुड़ता है। हायर
हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा ये हम कंडीशन कहाँ की पढ़ रहे हैं, एल्वियोलाई की, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन कहाँ रहा है, एल्वियोलाई पे बन रहा है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कहाँ जोड़ रहा है, एल्वियोलाई पे। तो देखो ये बोल रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वियोलाई द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या ये बात सही बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है ये सही। देखो अभी 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 हमने पढ़ा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, ठीक है जी। तो गलत बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है, निकालो इसको यहाँ से, ठीक है, और फटाफट से अपने नंबर ले लो +4। चलो बाकी भी पढ़ लेते हैं। लो CO2 इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, वहीं लिखा है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली हाई होना चाहिए, सही बात भी है, ठीक है जी। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं +4 और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ, हाँ बेटा कितनी बार आ गया है ना, देखो ना कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन बच्चा, और आपको समझ भी आ गया होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन जो है बच्चा रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन ना रिपीट हो रहे हैं, और कितना सस्ता सरल एकदम टाइम बचाने वाला क्वेश्चन है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग, कितनी ही देर लगेगी, चलिए करते हैं। लेस देन द ब्लड, लेस देन द कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई में कैसा होना चाहिए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का कैसा होना चाहिए, क्या लेस देन ब्लड होना चाहिए या लेस देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए या ब्लड जितना होना चाहिए या मोर देन ब्लड होना चाहिए। अब आपको पता है ना, आपको पता है अगर हमारे को ब्लड में मिलाना है, ठीक है, तो हाई प्रेशर यहां होना चाहिए, लो प्रेशर यहां होना चाहिए। तो उन्होंने बोला एल्वियोलाई के अंदर कैसा होना चाहिए, एल्वियोलाई में ब्लड से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन द ब्लड, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, ठीक है जी। और हमने पढ़ा भी है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ कितना होता है 104, है ना, और यहाँ 90-95 के लगभग होता है, ठीक है जी। तो बिल्कुल सही बात है ऑप्शन नंबर डी की, और जो सही बोलता है ना, उसको नंबर भी मिलना चाहिए +4। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर अब आया है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन, ठीक है जी। डेटा याद होगा वैसे तुम्हें, बट फिर भी एक बार सभी बच्चे खुद से करेंगे, खुद से करेंगे बच्चा लोग। approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lung, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जी, तीन तरीके से हो रहा है ना। एनसीईआरटी हमारी 3 तरीके से बोलती है ना, सबसे ज्यादा 70%, एक 27%, एक आपका 23%, एक आपका 7%, है ना, यही 3 डेटा बोलती है। सबसे ज्यादा 70% है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है ना, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है, HCO3-, है ना, याद करो HCO3- आरबीसी से बाहर जाता है, तो आयन बैलेंस करने के लिए क्लोराइड अंदर आता है, जिसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। 23% और 7% ये जाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। यानी मैंने अभी आपको बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से भी जुड़ के जाती है, कौन सी, अमाइनो, जो आपके हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन जो ग्लोबिन पार्ट है उसके अंदर जो अमाइनो ग्रुप्स है उनसे जुड़ के जाती है, ठीक है जी। तो और बाकी 7% जो है प्लाज्मा के थ्रू जाती है, प्लाज्मा के थ्रू जाती है। तो आपसे पूछे 70% किस फॉर्म में जाती है, कार्बोमिनो में नहीं जाती, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जाती है, HCO3- की फॉर्म में जाती है ना। तो बधाई हो बच्चा लोगों, आपको मिलते हैं +4। और याद करो जब यही माइनस आरबीसी से बाहर जाता है तो आयन कम हो रहा है, नेगेटिव बाहर जा रहा है, ठीक है, तो हमारे को मेंटेन भी करनी है न्यूट्रलिटी, तो बाहर से क्लोराइड आयन अंदर आता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है जी। चलो चलिए बच्चा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देवी और सज्जनों एक और प्रस्तुत है आपके सामने
मैचिंग वाले क्वेश्चन और अच्छे से करिए, समझ के करिए, बस लोकेशन पूछी गई है, ठीक है, और सिंपल है क्वेश्चन, तो एक बार खुद ही से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपका आंसर क्या है। ठीक है जी, सबसे पहला पूछा गया है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, याद करो कहाँ होता है। ब्रेन के 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट थे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पॉन्स। याद करो यहाँ पे भी एक रिदमिक सेंटर प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूमोटेक्सिक सेंटर, पी से पी मिला दो, न्यूमोटेक्सिक सेंटर का पी और पॉन्स का पी, तो न्यूमोटेक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है आपके पॉन्स में, और पॉन्स किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये याद होना चाहिए बच्चा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, अब आप पहले खुद से करें, है ना, सारी सही बातें मैंने आपको पहले ही बता दूंगी। चलो चलिए जी, प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, हमारे लंग्स की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन सी है? एल्वियोलाई है ना। चलो मैच कर लेते हैं, एल्वियोलाई हो गई, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन वाटर में लिखे क्या बना रहे हैं? H2CO3, ठीक है, फिर वो ब्रेक हो रहा है HCO3 माइनस, याद करो बच्चा, CO2 प्लस H2 है ना, मिलके क्या बना रहा था? H2CO3, फिर ये ब्रेक हो रहा था HCO3 माइनस और H प्लस आयन में, यही HCO3 तो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा था, ठीक है, ये बाहर चला जाता है, फिर इसके प्रेजेंस में क्लोराइड अंदर आता है जिसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। ये सब कहाँ हो रहा है? आरबीसी के अंदर हो रहा है, और कौन सी एंजाइम की हेल्प से हो रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है बच्चा? आरबीसी में, जिसका दूसरा नाम क्या है? इराइथ्रोसाइट, इराइथ्रोसाइट, है ना। रेड ब्लड सेल सबसे ज्यादा होती है हमारे ब्लड में। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये भी हमारा जुड़ गया न्यूमोटेक्सिक सेंटर, पॉन्स रीजन, और आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना। ऑक्सीजन कहा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना, है ना, तो इसलिए इन्होंने एक शब्द दे दिया हीमोग्लोबिन, हालांकि तुम बाकी एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो, बट फिर भी यहाँ हीमोग्लोबिन दिखा है, तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ने वाले ग्राफ को ही तो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से, ठीक है। सिग्मोइड याद करो बच्चा, ठीक है, तो ए के सामने आ गया 2, बी के सामने आ गया जी 3, सी के सामने आ गया बच्चा 4, और डी के सामने आ गया 1। बधाई हो, है ना। 2 3 4 1, 2 3 4 1 जी, पहला ही है, 4 1 नहीं है, 3 2 नहीं है, 1 3 नहीं है। बधाई हो, हमारे को मिल गया हमारा करेक्ट आंसर, और आपको मिल गया आपके +4। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देवियों और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर, और ये आया है बीमारी से रिलेटेड, डिसऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है। लेट्स सी बच्चा लोगों, क्या क्या आंसर होगा। ड्यू टू इंक्रीज in airborne allergens and pollutants may people in urban area are suffering। हाँ जी, बताइए जी। Suffering from respiratory disorder causing wheezing due to, किस वजह से हो रहा है? वीजिंग एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है एक बीमारी का, जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जो कि एयरबॉर्न एलर्जन और पॉल्यूटेंट से होती है। याद कीजिए बच्चा लोगों, ठीक है। इसके अंदर एयरवे नैरो हो जा रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, है ना। देखा होगा दमा, अस्थमा क्या होता है ना। एनसीईआरटी में गिनी चुनी 3-4 तो चीजें दी हुई है, बीमारी दी हुई है, ठीक है। बिनाइन ग्रोथ और म्यूकस तो नहीं होता। इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पैसेज छोटा हो जाता है, म्यूकस भी बहुत ज्यादा भर जाता है। कॉमन सी बात है ना भाई, इतना सा तो पैसेज है, इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो गया, बहुत ज्यादा म्यूकस भर गया। अब देखो
एलर्जन आया, ठीक है, आपकी बॉडी में एलर्जन आया। हमारी बॉडी को तो ये पता है ना, कोई भी बाहर की चीज आई है तो भाई उसको बॉडी में घुसने नहीं देना, हमारी बॉडी के रक्षक है ना, हमारी बॉडी, हमारे पॉपर्स जो बॉडी के अंदर है वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं, भाई हमारी बॉडी के अंदर घुसा कैसे, इसको मारो, बाहर निकालो, ठीक है, तो बाहर निकालने के तरीके निकालते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होता है, अब उससे बॉडी में ना जाने दे तो म्यूकस सिक्रीट करती है बॉडी, बहुत ज्यादा म्यूकस, ताकि एलर्जन जो है चिपक सके, ठीक है, तो बहुत ज्यादा म्यूकस यहाँ पे सिक्रीट होने लगता है। अब कॉमन सी बात है ना, पैसेज कैसा हो रहा है, नैरो हो रहा है, ठीक है, अब जब इंसान सांस लेगा तो पैसे, आपने देखा होगा ना, सीटी मारता है तो उसका एरिया छोटा होता है, तो फिर आवाज जो होती है, जितना पतला एरिया होता है उतनी ज्यादा तीखी आवाज आती है ना, सांस लेने में आवाज आती है, तो ऐसी वीजिंग साउंड आती है ना, ऐसी तो नहीं है वीजिंग साउंड, मतलब वीजिंग साउंड आती है, ठीक है। अब वो क्यों आ रही है, क्योंकि पैसेज हो गया छोटा, पैसेज क्यों हो गया छोटा, क्योंकि म्यूकस भर गया, म्यूकस क्यों भर गया बेटा, क्योंकि एलर्जेंस आ रहे हैं, है ना, तो उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रही है बॉडी, अपने आप नेचुरल ये कर रही है, ठीक है, तो इस वजह से ये होता है, और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो बेसिकली क्या दिखा रहा है, अस्थमा के बारे में बता रहा है, ठीक है, अस्थमा के बारे में बता रहा है, ठीक है जी। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, रिडक्शन इन सिक्रीशन भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका बच्चा प्लस ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, और हो गया +4। देखो हमारी बॉडी जो है ना वो खुद से ही पहले लड़ती है, ठीक है, बहुत ज्यादा खुद से ही लड़ती है, उसे पता है कि हमारे को अपनी बॉडी, हमारे को ना रक्षा करनी है अपनी बॉडी की, तो कोई भी बॉडी के बाहर कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो बॉडी उसको मारने के लिए, अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए सारी चीजें करती है। तो जैसे यहाँ पे फॉरेन एलर्जन आ गया है ना, कोई भी यहाँ पे पॉल्यूटेंट आ गया, एलर्जन आ गया, तो बॉडी उससे बचने के लिए, उसके लिए रास्ता रोक देगी, उसको मारने के लिए, ठीक है, सेल्स बनाएगी, तो ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रेट हो गया, जिसकी वजह से वीजिंग साउंड आने लगती है, ठीक है, ये याद रखेंगे बेटा, एनसीईआरटी का डेटा है सब कुछ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर, और देखो अब बात हो रही है दूसरी बीमारी की, जिसके बहुत ज्यादा एड्स जो है ना, अक्षय कुमार करते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्या आप बच्चों को पता है हम कौन सी बीमारी की बात कर रहे हैं? Which of the following options are correctly represent the lung condition in asthma and emphysema respectively? लो जी, अभी एक का तो हमें पता लग गया, दूसरे का आपको बताना है, दूसरे का आपको बताना है, ठीक है, दूसरे का आपको बताना है। लेट्स सी कितने बच्चे सही करेंगे इसको। Which of the following option are correctly represent, सही वाला बताना है आपको, ठीक है, पहले वाला अस्थमा का बताना है, दूसरा एम्फाइसीमा का बताना है। अभी तो देखो अस्थमा का तो हमने बता दिया, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, है ना, ये वाला तो क्लियर है। इन्फ्लेमेशन वैसे हालांकि हमारे एक में ही है, तो हमारे को आंसर मिल गया, लेकिन नंबर 2 एम्फाइसीमा, इसके बारे में भी जानते हैं, है ना, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं, उस वजह से जो हमारी मेन साइट है, प्राइमरी साइट है, जहां से गैसेस एक्सचेंज होगा, उसका सरफेस एरिया डैमेज हो जाता है, इसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा मैम, सरफेस एरिया कम हो गया तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होएगी, बहुत ज्यादा सांस लेने में, भाई कॉमन सी बात है, ठीक है। अब जहां से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वही एरिया खराब हो जाए, है ना, आने जाने, अब भाई एक गेट है, वो गेट थोड़ा ही खुल पा रहा है, जाम हो गया है ना, थोड़ा सा ही खुल पा रहा है, इतनी सी जगह मिल पा रही है, तो लोगों को आने जाने में तो दिक्कत होगी ना। अब वो गेट पूरा खुलता तो लोग अच्छे से एंट्री और एग्जिट हो रही थी, अभी वो गेट छोटा सा खुल रहा है तो लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे ही सरफेस एरिया रिड्यूस हो चुका है तो गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। किसमें होता है, स्मोकिंग वाले, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें होता है, और इस बीमारी को बोलते हैं एम्फाइसीमा। क्या होता है इसमें, सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है डिक्रीज हो जाता है बच्चा, ठीक है। अस्थमा तो हम कर चुके हैं, तो लो जी बधाई हो, हमारा आंसर भी प्यार से निकल गया, है ना। चलिए जी आपको मिलते हैं, इसको क्या हो रहा है, आपको मिलते हैं बच्चा, अगर आपने करेक्ट आंसर लगाया, ऑप्शन नंबर ए लगाया तो ही, है ना, और ईमानदार लोग बेटा अपने आप को माइनस दे रहे होंगे, है ना, जो ईमानदारी से पढ़ रहा होगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बधाई हो बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज डिसऑर्डर, ठीक है,
कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है? ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर मतलब है ना, जो ऑक्यूपेशन है, जैसे मेरा ऑक्यूपेशन टीचिंग है ना, तो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है। तो ऑक्यूपेशन यानी जो उन लोगों का काम है, कार्य है जो वो करते हैं, है ना, ऑक्यूपेशन जो है उनका, वो उनसे ऐसी कौन सी बीमारी है इन चारों में से जो उनके ऑक्यूपेशन की वजह से होती है? अब देखो कैसे। एंथ्राइसिस, ये तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, बैक्टीरिया की वजह से होएगा। सिलिकोसिस, है ना, जो लोग माइंस में काम करते हैं जिसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड डस्ट, सिलिका डस्ट जाती है ना, सिलिका बहुत ज्यादा, जो सिलिका लंग्स के अंदर जा रही है, ठीक है, तो उनके अंदर होता है। माइंस वाइंस में जो लोग काम करते हैं ना, सिलिका डस्ट उड़ती है बहुत ज्यादा। अब वो उन जिस इंसान को काम करना है वो तो करेगा ही। अब डस्ट तो अंदर जा रहा है ना, तो ऑक्यूपेशन ऐसा है, इस वजह से वो बीमारी हो रही है, इसलिए इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलेंगे। बॉट्युलिज्म, ये भी बैक्टीरिया से होता है, क्लोस्ट्रीडियम बॉट्युलिज्म, है ना, टॉक्सिन रिलीज करता है। एम्फाइसीमा, सरफेस एरिया रिड्यूस होने की वजह से होता है। इट्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, है ना, क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर 2। आपको मिलते हैं +4, बधाई हो, है ना, बधाई हो, आपके घर बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंड अगेन सेम क्वेश्चन, बार बार आ रहा है बच्चा, है ना, तो समझ रहे होंगे आप लोग कितना वैल्यू है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल, है ना, ये मास्ट नहीं है बच्चा, ये सॉरी मस्त नहीं है, बहुत सारे बच्चे से मस्त प्रोनाउंस करते हैं, इट्स अ मास्ट सेल, हालांकि ये मस्त रहती है ना, तो इसलिए मस्त सेल भी बोल लो तुम लोग भी मस्त रहा करो, ठीक है। मास्ट सेल है ये, मास्ट सेल। अब ये मास्ट सेल क्या करती है बेटा? ये मास्ट सेल सिक्रीशन कराती है ना, बहुत सारा हिस्टामिन, सेरोटोनिन, आपको आपने पढ़ा होगा बेटा, है ना, तो एलर्जिक रिएक्शन होती है। अब हमने अभी क्या पढ़ा था, अस्थमा क्यों हो रहा है? इन्फ्लेमेशन। अस्थमा क्यों हो रहा है? जब पोलर, एक सेकेंड, अस्थमा क्यों हो रहा है? जब हमारी बॉडी में पॉल्यूटेंट आ रहा है, एयरबोर्न एलर्जन आ रहा है, जिसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो कोई फॉरेन चीज आ रही है, तो मैंने आपको बोला था ना, सेल एक्टिवेट होती है, रिएक्शन होती है। कौन सी सेल? मास्ट सेल अपना काम करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा म्यूकस प्रमोट करवाती है, म्यूकस सिक्रीशन करवाती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है जी। तो देखो, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल इन द लंग, सही बात हो गई। इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया नहीं होता, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स नहीं होता, निमोनिया में होता है ऐसा, है ना, निमोनिया में होता है, तो ये बात गलत हो गई। तो आपको, अगर आपका करेक्ट आंसर है तो आपको मिलते हैं +4। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देवी और सज्जनों, कितना सरल सवाल, अभी तो हम अभी करके आए हैं, है ना, नेम द क्रॉनिक डिसऑर्डर। अभी इससे पहले ही वाले क्वेश्चन में बोला था मैंने, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, है ना, सिगरेट स्मोकिंग का एड, है ना, वो अक्षय कुमार करते हैं शायद, कि स्मोकिंग छोड़ो, है ना, और स्मोकिंग के डब्बे के ऊपर भी पूरा दिखाया जाता है, फिर भी लोग करते हैं। चलो, तो क्या होता है स्मोकिंग से? स्मोकिंग से क्या होता है बेटा, है ना, अब तुम लोग तो डॉक्टर हो, डॉक्टर बनने वाले हो, है ना, थोड़े थोड़े डॉक्टर हो गए हो, अब पूरे पूरे डॉक्टर बन जाओगे तुम, ठीक है। तो अब तुम लोग गाइड भी कर सकते हो लोगों को कि क्या होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों के अंदर इम्फाइसीमा जैसी बीमारी देखने को मिलती है। क्या होता है उसके अंदर कि भाई जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, एल्वियोलाई की प्राइमरी साइट है, वो सरफेस एरिया कम हो जाता है, गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए इन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है ना। तो आपको करेक्ट आंसर तो पता ही है, प्लस आप नॉलेज भी दे सकते हो, ठीक है जी, बधाई हो, मिलते हैं आपको +4, है ना। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, नेम द पल्मोनरी डिजीज। देखो, पल्मोनरी, पल्मोनरी क्यों बोलते हैं? लंग्स का दूसरा नाम होता है पल्मोन, पल्मोन मतलब लंग्स, है ना, तो पल्मोनरी मतलब लंग्स की बीमारी, तो पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वेओलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व्ड इन गैसेस इज ड्रास्टिकली रिड्यूस। हाय रब्बा, कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन, 2015 में भी, ड्यू टू डैमेज इन एल्वेओलर वॉल। तो आप समझ रहे हो ना बेटा, कितना ये डिसऑर्डर से और आपके वॉल्यूम से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब तो कुछ नहीं करना बेटा, अब तो टिक 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 टिक, है ना, बधाई हो,
मिलते हैं आपको +4। चलिए जी, अब थोड़ी सी एनर्जी लगेगी बच्चा लोगों। अब आ गया है assertion रीजन क्वेश्चन। चलिए लेट्स सी बच्चों। चलिए जी, assertion रीजन क्वेश्चन है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, है ना। जब बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है बेटा वो शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है वो। ये 15 वाला नहीं है, ठीक है, ये मिसलीनियस है। चलिए, तो क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है बच्चा? ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ना, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है, कर्व जो है कहाँ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। रीजन है इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, है ना, और जब आप इंसान हांफने लगता है बहुत फास्ट ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, H+ आयन का फॉर्मेशन होता है, टेम्परेचर टिश्यू में बढ़ जाता है, एक्सरसाइज कर रहे हैं ना तो वर्क कर रही हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से इनहेंस द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। क्यों? ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है उससे जो ऑक्सीजन बाइंड है वो हटने लगती है ना, क्योंकि जरूरत है अभी तो, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल हो गई सही, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हमारी हर सेल को रेस्पिरेशन करना है ना, हमारी हर सेल काम कर रही है, हमारी हर सेल एनर्जी बना रही है, आपने पढ़ा होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जब आप काम कर रहे हो बेटा, है ना, तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी सेल बना रही है। अब वो एनर्जी कैसे बना रही है? ग्लूकोज को ब्रेक करके बना रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बना रही है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी वही तो आ रही है। तो जब आप बहुत ज्यादा काम करोगे तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी, एनर्जी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होने के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ऑक्सीजन ही तो टूटेगी ना, ऑक्सीजन टूटेगी ना, हीमोग्लोबिन से जो बाइंड है वो टूटेगी ना बेटा, तो कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? राइट की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन बेटा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी बच्चा आ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा एक और एजर्शन रीजन क्वेश्चन, ठीक है। टेक योर टाइम, अच्छे से सोचो, अच्छे से समझ के फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो बच्चा। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरीली ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज बाइकार्बोनेट आयन। ये तो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं बेटा, है ना, अभी जस्ट अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। चलो पहले खुद से करो बेटा, पहले खुद से सॉल्व करो। रीजन बोल रहा है द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू कार्बोनिक एसिड। सही बात है, which dissociates into bicarbonate and hydrogen ions। यही तो मैंने बताया था, यही तो मैंने अभी आपको बताया था। क्या हो रहा था आरबीसी के अंदर? क्या हो रहा था बच्चा? वाटर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोनिक एसिड बना रहा था, फिर ये आगे टूट रहा था H+ और HCO3- में, ठीक है, ताकि एफिशिएंटली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट हो सके। और मैक्सिमम इसी फॉर्म में होती है, क्या है? बाइकार्बोनेट। कितना कितना बच्चा? 70%, है ना, 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। तो बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरीली जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम परसेंट 70% इसी फॉर्म में जा रही है। तीन ही तो फॉर्म में जाती है, बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा, ठीक है, और उनमें भी सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। तो बात बिल्कुल सही हो गई। और रीजन भी क्या है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है वो कैटलाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोनिक एसिड में,
ठीक है, और फिर विच डिसोसिएट्स इनटू आपका बाइकार्बोनेट, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब देखो उसी फॉर्म में जा रहा है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो बात भी सही हो गई, एजर्शन भी सही हो गया, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया आपका एजर्शन का, ठीक है। चलिए आपको मिलते हैं +4 बच्चा। मूव टू द अदर क्वेश्चन। चलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी से करेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ठीक है, इन द ह्यूमन। हीमोग्लोबिन हैज हायर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था, लगभग आपका 250 के अराउंड, अप्रॉक्स 250 जो है इसकी 250 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन से ज्यादा बाइंडिंग है, और ये भी वहीं जुड़ता है जहां ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी हीम ग्रुप पे जाके जुड़ता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अबाउट 90% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे 97% जो है आपका ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 3% प्लाज्मा के अंदर होता है, 3% प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड टू द आयरन एटम, ये गलत बात हो गई, ऑफ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये ग्लोबिन पार्ट से जुड़ता है, आयरन से नहीं जुड़ता, ये बात गलत है। मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन, अभी हमने पढ़ा है, ये बात भी सही हो गई। तो हमारा गलत, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट कौन सा हो गया हमारा, 1 वाला करेक्ट हो गया, 2 भी करेक्ट हो गया, और 4 भी हो गया, 1 to 4, 1 to 4। लो जी, बधाई हो बच्चा, सरल क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक और। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमंस। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन, इंक्रीज द थोरैसिक वॉल्यूम। ये वाला भी अच्छा लाइन है ना, जब आपको सांस लेनी होती है ना, जब सांस लेनी होती है तो देखो आपको पता होगा बच्चा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो। अब आपको पता है बेटा, अगर इंस्पायर करना है ना, इंस्पायर करना है यानी सांस अंदर लेनी है, तो हाई प्रेशर बाहर होना चाहिए, अंदर नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अंदर एयर मूव करेगी, है ना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करती है, तो अंदर नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। अब प्रेशर कम तो यानी वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम कैसे ज्यादा होगा, यूजुअली डायफ्राम जो होता है डोम शेप में होता है, लेकिन जब इंस्पिरेशन होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो जाता है, स्टर्नम आगे और ऊपर की तरफ, रिब एक्सपैंड हो जाती है, थोरैसिक वॉल्यूम पूरी बढ़ जाती है ना, और पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाती है बच्चा, ठीक है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, ठीक है, जो कि कैसा प्रोसेस होता है बच्चा, एक्टिव प्रोसेस होता है ना, एनर्जी लग रही है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करा रहे हैं हम। और इसको उल्टा कर दो, वापस से डायफ्राम जो है अपना डोम शेप में आ जाए, स्टर्नम रिब्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर अंदर बढ़ गया, प्रेशर अंदर बढ़ गया तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एक्सपायरेशन हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा बेटा, है ना। अब ये सब करने के लिए हमारे को मेहनत नहीं करनी पड़ी, ओरिजिनल पोजीशन में आने में किसको मेहनत करनी पड़ती है? कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो इट्स अ पैसिव प्रोसेस। आराम फरमाने में कहाँ मेहनत लगती है ना, तो ये पैसिव प्रोसेस है, कुछ करने के लिए मेहनत लगती है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन कराने के लिए एक्टिव प्रोसेस है ना, मेहनत लगती है, और अपना वापस से आराम से कोजी कोजी बेड में ब्लैंकेट के अंदर घुसने में, है ना, रिलैक्स पोजीशन में आने में कोई एनर्जी नहीं लगती बेटा, इट्स अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है जी। तो अब लो स्टेटमेंट ढूंढो बच्चों। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन, इंक्रीज द थोरैसिक वॉल्यूम, सही बात है। एक्सपायरेशन इज ऑलवेज अ एक्टिव प्रोसेस, आराम फरमाने में कोई एनर्जी नहीं लगती, इट्स अ पैसिव प्रोसेस, है ना, गलत बात है। The trachea divides into 2 primary bronchi at the level of 5th thoracic vertebra, सही बात है बच्चा। ये जो ट्रैकिया है आपकी, ट्रैकिया जो है ये 2 ब्रोंकियोई में, प्राइमरी ब्रोंकाई में
डिवाइड होती है। कहाँ? एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, है ना, जो रीढ़ की हड्डी है, पढ़ते हो ना सर्वाइकल वर्टिब्रे, जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, वहां पे उस पोजीशन के अराउंड ट्रैकिया जो है, जो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है जी। द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया आर सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग विच प्रिवेंट इट्स कोलैप्स, है ना, जो ट्रैकिया है उसके अंदर सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ना, इनकम्प्लीट होता है। अब क्यों होता है इनकम्प्लीट? क्योंकि इसके जस्ट पीछे ईसोफेगस प्रेजेंट होती है ना। अब तुम लोग मोटे मोटे निवाले भी खाते हो ना, जब जल्दी जल्दी खाना खाना होता है तो मोटे मोटे निवाले भी खाते हो, तो जो आपकी ईसोफेगस है वो एक्सपैंड भी होती है ना, उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। आपको पता होगा खाना नीचे लेके जाने के लिए उसके अंदर जो स्मूथ मसल है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं वहां पे, तो उसको एक्सपैंड होने के लिए भी जगह चाहिए ना। अगर ट्रैकिया बिल्कुल आगे कार्टिलेज प्रेजेंट होगा तो जगह ही नहीं मिल पाएगी, इसलिए आगे से तो ये इस तरीके से कवर होती है और पीछे से ये सी शेप, तभी तो हम बोलते हैं सी शेप, पीछे से ओपन होती है ताकि पीछे जो इसोफेगस है वो एक्सपैंड हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट 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 कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है जी, इनकम्प्लीट कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो ये बात भी क्या हो गई बच्चा? सही बात हो गई, ये बात भी क्या हो गई? सही हो गई। तो हमारे को कौन से बताने हैं बच्चा? करेक्ट वाले बताने हैं। तो ए करेक्ट हो गया, 2 इनकरेक्ट हो गया, ए 3 4, मतलब आई मीन 1 3 4। लो जी लो, बधाई हो बच्चा, आपको मिलते हैं +4 यदि आपका क्वेश्चन जो है सही है, ठीक है, यदि आपका क्वेश्चन जो है बच्चा सही है। चलिए, ठीक है, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड ड्यूरिंग द ब्रीदिंग इन ह्यूमन? साउंड प्रोडक्शन कौन सा है? वॉइस बॉक्स कौन सा है? सुरीली आवाजें जो निकालते हैं ना, ठीक है, हालांकि सुरीली अखियां भी होती हैं कुछ गानों में, लेकिन सुरीली आवाज ही होती है बेशक। तो सुरीली आवाज के लिए होता है साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, ठीक है। साउंड बॉक्स का नाम क्या है? लैरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, हाई पिच, लो पिच, है ना, ठीक है। तो हम ये पहले थॉरली पढ़ते थे, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है, साउंड बॉक्स होता है ये, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा आखिरी सवाल, और आई होप कि सभी बच्चों के जो है, ठीक है, वैसे पता ही है मुझे, ये तो सभी का सही होगा, तो सभी बच्चों को मिलेंगे इसमें +4, ठीक है। और आप लोग अपने अपना स्कोर जरूर बताइए बेटा। तो इसी के साथ बच्चा हम समाप्त करते हैं आज की क्लास को, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में, है ना, अगले PYQs के साथ। तो बच्चों तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।